Good morning student, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. Dear student, now we start our math online classes for class 5th and now we start our exercise 7.4 and now we do our question number 2. 3 bicycle riders circle a field in 45, 50 and 54 seconds respectively. 3 bicycle rider हैं जो एक खेत के चक्कर लगाते हैं 45, 50 and 54 seconds. If they start cycling together, अगर वो साइकिल एक साथ स्टार्ट करते हैं साइकिलिंग, आफ्टर हाउ मच मिनिमम टाइम दे विल मीट अगेन, तो वो कितने टाइम के बाद दोबारा फिर से मिलेंगे. एंड अवर स्टेटमेंट इज 3 बाईसाइकिल राइडर्स सर्कल ए फील्ड 45, 50 एंड 54 सेकेंड. अब हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. जब हमने इसका एलसीएम फर्स्ट 5 से डिवाइड किया, 5 की टेबल में 45 9 नंबर पे, 50 का 10, 54 एज इट इज. फिर 3 से किया, 3 की टेबल में 9 3 नंबर पर, 10 नहीं आता तो 10 एज इट इज. 54 को डिवाइड किया तो 18. फिर हमने 2 से डिवाइड किया, 3 एज इट इज. 2 की टेबल में 10 5 नंबर पे आता, 18 9 नंबर पे. फिर हमने 3 से किया तो 1 5 एंड 3. अब हमें 1 करना है इनको, तो पहले 5 से कर लिया, 1 एज इट इज. 5 को किया तो 1 3. अब हमने इन एलसीएम को सबको मल्टीप्लीकेशन किया तो हमारे पास आ गया 1350 सेकेंड. और बेटा हमें पूछा है कि कितने मिनट के बाद वो मिलेंगे, तो हमें सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना है. तो हम 1350 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 22 मिनट 30 सेकेंड के बाद वो तीनों राइडर्स हैं वो फिर मिलेंगे. ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर क्वेश्चन नंबर 2. नाउ वी डू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the greatest number of 6 digit which is exactly divisible by 27, 45, 60, 72 and 96. हमें 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाए. सो आवर आंसर इज, तो बेटा सबसे पहले हम इसका जो क्वेश्चन में दिए थे हमारे पास 27, 45, 60, 72 एंड 96, हम इस तरह इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले जब हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4320. ठीक है बेटा. फिर इसमें पूछा हमसे 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तो 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर होता है 6 टाइम 9. अब 6 टाइम 9 को हम 4320 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर बचता है 2079. अब हमें फाइंड आउट करना है 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 27, 45, 60, 72 एंड 96. तो हम 6 टाइम 9 से 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर में से जो रिमाइंडर अब आया है हमारा 2079, उसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9,97,920. आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर क्वेश्चन 4th. सबसे पहले आपने इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन नंबर 4th में एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद आपने 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर मतलब 6 बार 9 को लिख के 4320 से डिवाइड करना है. फिर जब 4320 से डिवाइड करेंगे तो जो आपका रिमाइंडर आ रहा है 2079, उसको आप 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर जो कि हमारे पास है 6 बार 9, उसमें से हमें माइनस कर देना है, तब हमारा आंसर आएगा. ओके स्टूडेंट, नाउ वी डू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 122, 166 एंड 237 सो एज टू लीव. हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिससे हम 122, 126 एंड 237 को डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बचता है. जब 122 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 7 बचता है. 166 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 एंड 237 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 7. सो आवर आंसर इज, बेटा फर्स्ट डिजिट है 122 और उसको डिवाइड करते तो रिमाइंडर बचता है 7, तो हम उसमें से 7 को माइनस कर देंगे 115. ऐसे ही 166 में से 5 को माइनस किया क्योंकि रिमाइंडर किस नंबर पर है, सेकंड नंबर पर 5. और थर्ड डिजिट है 237 और रिमाइंडर है 7, तो हमने 237 में से 7 माइनस किया 230. तो बेटा ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है तो हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो हम इनको डिवाइड करेंगे. 161 को मैंने 115 से डिवाइड किया तो 46 से फिर हमने 115 को डिवाइड करना है 2 डिवीजन मेथड से हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है. फिर हमारा आ गया 23 पर हमारा आंसर 0 आ गया. अब हमारे थर्ड डिजिट है 230, तो 230 को हमने 23 से डिवाइड किया तो 10 आ गया और रिमाइंडर बच गया 0. तो बेटा किस टेबल से हमने डिवाइड किया, वही हमारा एचसीएफ होता है. तो हमने 23 टेबल से डिवाइड किया तो हमारा आंसर रिमाइंडर 0 आ गया था. तो एचसीएफ क्या हो गया हमारा 23. तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा वो 23. I think dear student you understand very well our question number 6. Now we do our next question.
क्वेश्चन नंबर 7 इज फ्रॉम 3 प्लंक्स ऑफ वुड हुज लेंथ इज 5564। बेटा इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन है, ये जो सेंटीमीटर दिया हुआ है सेंटीमीटर नहीं है मीटर ही है। 5564 मीटर, 5885 मीटर एंड 5778 मीटर। तो अब ये करेक्शन थोड़ी ठीक कर लेना, मीटर में ही है। सो आगे है सम पीसीज ऑफ इक्वल लेंथ हैव टू बी कट। उसमें से कुछ पीसीज इक्वल लेंथ में कट किए जाते हैं। व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच सच पीसीज। तो प्रत्येक जो हमें एक एक पीस कट किया है तो एक पीस की क्या लंबाई है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। सो डियर स्टूडेंट नाउ स्टार्ट। और स्टेटमेंट इज लेंथ ऑफ फर्स्ट वुड प्लंक कितनी है 5564 मीटर, सेकंड की है 5885 मीटर एंड थर्ड की है हमारे पास 5778। बेटा मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम होता है ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट जब भी हम पूछते हैं तो क्या निकालते हैं एचसीएफ। तो हम 5564 से 5885 को डिवाइड कर देंगे। एचसीएफ जैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट नंबर पे क्या 5564, रिमाइंडर बचा 321, 5564 को डिवाइड करेंगे। बेटा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है डिवाइड, हम नॉर्मल डिवाइड की तरह हो रहा है ये। 1 नंबर पे गया 321, फिर हमें नेक्स्ट नंबर 4 उतारना है तो 2354, 7 पे गया 2247, रिमाइंडर बच गया 107। अब हम 321 को डिवाइड करेंगे 3 पर। तो बेटा अब जो 107 आया है उससे हमारे जो थर्ड डिजिट बची हुई है 5778, उसको डिवाइड करेंगे जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं। 5 पर गया 535, माइनस किया 442 बचा, 8 हमने उतारा तो फिर 428 0। तो किस नंबर पे हमारा किसकी टेबल से हमने डिवाइड किया तब हमारे पास आंसर 0 आया 107 से। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच सच पीसेज क्या है बेटा 107 मीटर। आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर क्वेश्चन नंबर 7। आई रिपीट अवर क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेंथ लिख दी, फर्स्ट की लेंथ लिखी है, सेकंड एंड थर्ड। फिर हमने इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट जो डिजिट को हमने एचसीएफ की तरह डिवाइड करना है तो 107 आ जाएगा। 107 से हमारे जो थर्ड डिजिट है उसको डिवाइड करना है, वो उससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 107 हमारा ईच पीसेज की लेंथ होगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 5. Dear students, we will start our revision in our previous classes. So dear students, today we will revise our chapter number 2, latitudes and longitudes. So let's start. Dear students, in our previous video we know about the latitude कि लैटिट्यूड्स होते क्या हैं और हाउ मैनी नंबर्स, मतलब लैटिट्यूड के कितने नंबर्स होते हैं, कितने लैटिट्यूड्स होते हैं। टुडे वी विल रीड प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के समांतर होते हैं, पैरेलल्स होते हैं। एंड आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, और उनको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं। द लार्जेस्ट लैटिट्यूड इज द इक्वेटर। सबसे बड़ा लैटिट्यूड क्या है हमारा, इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। एज वी मूव टू द नॉर्थ और साउथ ऑफ इट द पैरेलल्स ऑफ latitudes go on decreases in size and finally reduce to a dot at the poles। क्या होता है कि सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है हमारा इक्वेटर, भूमध्य रेखा, और जैसे जैसे इक्वेटर से हम साउथ की तरफ या नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जैसे जैसे हम मूव करते हैं वैसे वैसे इक्वेटर से लेके और नॉर्थ पॉइंट तक और साउथ पॉइंट तक जो लैटिट्यूड्स हैं उनका जो साइज है वो कम होता चला जाता है और फाइनली एंड में पोल्स पर तो वो एक डॉट के रूप में रह जाता है, एक बिंदु के रूप में रह जाता है। The equator is the most important latitude and is also known as the Great Circle। इक्वेटर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है क्योंकि ये सबसे बड़ा है और सबसे मेन लैटिट्यूड है और इसको हम ग्रेट सर्कल के नाम से भी जानते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, अनदर सेट ऑफ सेमी सर्कल्स विच रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्या होता है दूसरा सेमी सर्कल, एक सेट जो दूसरा सेमी सर्कल्स का होता है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रन करता है हमारे ग्लोब पर,
नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक रन करता है ग्लोब पर, उनको हम कहते हैं मेरिडियन या लॉन्गिट्यूड्स। द वर्ड मेरिडियन मीन्स midday and hence a meridian of longitude joins places that have midday at the same time। वर्ड मेरिडियन जो है हमारा, उसका मीनिंग होता है मिड डे, और जहाँ जहाँ पर जो एक मेरिडियन है जिस जिस प्लेस को ज्वाइंट करता है वहाँ पर सेम टाइम होता है। हाउ टू नंबर मेरिडियंस, मेरिडियंस के कितने नंबर होते हैं? द लॉन्गिट्यूड दैट पास थ्रू द ऑब्जर्वेटरी एंड एट ग्रीनविच नियर लंदन इज द प्राइम और मेन मेरिडियन, यानी कि जो हमारा पहला और मेन मेरिडियन है, जो ग्रीनविच जो एक जगह है लंदन में, वहाँ से गुजरता है, वो है मेन मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन है। इट इज नंबर्ड 0 डिग्री, इसका नंबर क्या होता है प्राइम मेरिडियन का? 0 डिग्री। ऑल अदर लॉन्गिट्यूड्स आर नंबर स्टार्टिंग विद द 0 डिग्री ऑफ द प्राइम मेरिडियन, जो ऑल जितने भी सारे जो नंबर्स हैं वो कहाँ से स्टार्टिंग होंगे? 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से स्टार्टिंग होके बाकी सारे नंबर्स दिए जाते हैं सभी मेरिडियंस को, सभी लॉन्गिट्यूड्स को। दे आर फॉलो बाय E फॉर ईस्ट और W फॉर वेस्ट। इनका जो नंबरिंग है, जितने भी मेरिडियंस हैं, जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं, इनकी जो नंबरिंग है वो 0 डिग्री से ईस्ट साइड में जितने भी मेरिडियंस होते हैं उनका नंबर E से, और वेस्ट साइड में जितने भी नंबरिंग होती है वो W से होती है। दिस डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाल्फ्स। क्या होता है, जो प्राइम मेरिडियन है वो हमारी जो अर्थ है उसको 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर हाफ भागों में बांटती है। द ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर, द ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है। द एरिया बिटवीन 0 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट इज नोन एज द ईस्टर्न हेमिस्फेयर, वो एरिया जो 0 डिग्री ईस्ट से लेकर और 180 डिग्री ईस्ट तक होता है उसको हम कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर। while the area between 0 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट इज नोन एज द वेस्टर्न हेमिस्फेयर, और इसके अलावा जो एरिया 0 डिग्री वेस्ट से लेके और 180 डिग्री वेस्ट तक होता है उसे हम कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर। It is to be noted that 180 degree west and 180 degree east is the same longitude and is called the international date line। अब ये चीज़ भी ध्यान देने लायक है कि जो 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट की जो लाइनिंग है प्राइम मेरिडियन की, जो लॉन्गिट्यूड की, वो एक ही है और उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। यानी कि अगर हम नंबरिंग देते हैं कि 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट, तो ये दोनों लाइनें अलग अलग नहीं हैं, वो एक ही लाइन है, सेम लाइन है, इसीलिए उसको इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? ऑल मेरिडियंस आर द सेम लेंथ, जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, जितने भी मेरिडियंस होते हैं, उनकी जो लेंथ होती है वो सेम होती है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू मेरिडियन इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर, जो दो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके बीच की जो दूरी है वो सबसे अधिक कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। पोल्स की तरफ इनकी जो दूरी है वो कम होती चली जाती है। The longitudes do not run parallel to each other but meet at the two poles। क्या होता है कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं चलते हैं, एक दूसरे के समांतर नहीं चलते हैं, लेकिन पोल्स पर आकर वो ज़रूर मिलते हैं। The gap between them decrease as we move toward the poles where the longitudes meet। यानी कि जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, जो मेरिडियंस हैं, इनका जो गैप है वो कम होता चला जाता है और पोल्स पर ये मिलते हैं। द नंबर ऑफ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड इज 360। जो नंबरिंग है मेरिडियंस की वो कितनी है? 360 है, क्योंकि बेटा हमने अभी आपको बताया कि 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट जो है वो एक ही लाइन है, सेम लाइन है। तो एक मान लो अगर हम 180
मानते हैं ईस्टर्न साइड में लॉन्गिट्यूड्स, तो 179 हमें वेस्टर्न साइड में माननी पड़ेगी, यानी कि एक साइड की हमें एक कम करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों पॉइंट एक लाइन पर ही आते हैं। और उसके साथ साथ एक प्राइम मेरिडियन हमारी 0 डिग्री पर होती है, तो 180 और 179 और 0 जो है वो हमारी होती है 360। तो 360 लॉन्गिट्यूड्स लाइंस नंबरिंग होती है। नेक्स्ट है ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? ए नेटवर्क ऑफ लाइंस फॉर्म्ड बाय द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इज कॉल्ड ग्रिड। अब एक जो जाल जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड से मिलकर बना हुआ होता है उसे हम कहते हैं ग्रिड। ये जो जाल है जहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स एक दूसरे को काट के जो ये बॉक्स बनता है, ये क्या है? हमारा ग्रिड। द पॉइंट एट विच ए लैटिट्यूड एंड ए लॉन्गिट्यूड मीट, वो स्थान जहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स मिलते हैं, देयर इंटरेक्शन हेल्प अस टू लोकेट ए प्लेस। ये हमें हेल्प करते हैं एक स्थान को लोकेट करने में, एक स्थान को किसी भी स्थान को लोकेट करने में। लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम। अब लॉन्गिट्यूड्स और टाइम का क्या रिलेशन है? द टाइम ऑफ ए प्लेस इज कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। किसी भी स्थान का जो टाइम है वो कलेक्ट होता है किससे? उस स्थान के लॉन्गिट्यूड से। वी नो दैट द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स और 1440 मिनट्स टू कंप्लीट आवर रोटेशन। ये हम सभी जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो 24 घंटे और 1440 मिनट में अपना एक रोटेशन पूरा करती है, अपना एक चक्र पूरा करती है। इन अदर वर्ड्स द अर्थ टेक्स 4 मिनट्स। जो हमारी अर्थ है वो 4 मिनट्स लेती है टू रोटेट 1 डिग्री। हमारी अर्थ जो है वो 1 डिग्री पर घूमने में 4 मिनट लेती है। वो 4 मिनट किस प्रकार? जैसे हम 1440 को 1440 को 360 से अगर डिवाइड करते हैं तो 4 आंसर आता है हमारा 4 मिनट्स। तो 1 डिग्री रोटेट करने में हमारी अर्थ 4 मिनट्स का टाइम लेती है। द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू consecutive meridians इज 4 मिनट्स। इसी का मतलब है कि जो हमारी अर्थ है वो 2 जो मेरिडियंस है उनके एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन पर घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो नोन एज द इंटरनेशनल डेडलाइन। 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसको हम इंटरनेशनल डेडलाइन के नाम से जानते हैं। इफ द इंटरनेशनल डेडलाइन इज क्रॉस्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ए डे इज एडेड। अब क्या होता है? जो इंटरनेशनल डेडलाइन है वो वेस्ट टू ईस्ट जब क्रॉस करती है तो वो एक डे ऐड हो जाता है। दिस लाइन इज नॉट ए स्ट्रेट वन। ये लाइन जो है ये बिल्कुल सीधी नहीं है, स्ट्रेट नहीं है। इट हैज़ बीन ड्रॉन इन एन इनरेगुलर मैनर टू अवॉइड कटिंग थ्रो ए लैंड एरिया। ये जो लाइन है इंटरनेशनल डेट लाइन ये इनरेगुलर है, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ये लैंड एरिया को के ऊपर बनाई हुई है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? इन अर्ली टाइम द सिटी ऑफ उज्जैन इन मध्य प्रदेश वाज टेकन एज द प्राइम मेरिडियन। पहले समय में, जैसे आज के समय में ग्रीनविच लंदन को प्राइम मेरिडियन माना जाता है, उस टाइम जो उज्जैन है मध्य प्रदेश में उसको प्राइम मेरिडियन माना जाता था। So thank you students. I hope you understand this chapter is complete reading. So dear students, you also read this chapter 2 times. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा 5वीं में आज पढ़ेंगे हम पाठ 7 सच्चा कलाकार। कठिन परिश्रम से महानता अर्जित करने वालों में एक नाम नेकचंद जी का भी है। कूड़े में फेंकी गई टाइल, डिब्बे इत्यादि को एक नया एवं सुंदर रूप उनके जैसा उत्कृष्ट शिल्पकार ही प्रदान कर सकता है। किन चीज़ों से? कूड़े में फेंकी गई टाइल और डिब्बे आदि से। वे चंडीगढ़ के कृषि विभाग में कार्यरत थे। उन दिनों उनकी आमदनी अधिक नहीं थी, पर उन्होंने अपनी ज़रूरतों को अधिक नहीं बढ़ा रखा था।
इसलिए जो था उसी में संतुष्ट रहते थे। नए नए पौधे लगाना, सुंदर सुंदर फूलों की क्यारियाँ बनाना, उनकी देखभाल करना उनका शौक था। क्या शौक था उनका? नए पौधे लगाने का और फूलों की क्यारियाँ बनाने का। फरवरी मार्च माह की बात है। एक दिन सुबह सुबह बगीचे में टहलते हुए कोमल कोमल फूलों को निहारते व उनसे बातें करते हुए उनकी निगाह चीनी मिट्टी के बर्तनों के टूटे हुए ढेर पर पड़ी। उन पर पड़ती सूर्य की अरुणाभ किरणों ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। किन पर? चीनी मिट्टी के जो टूटे बर्तन के टुकड़ों पर सूर्य की जो धूप पड़ रही थी, उनसे जो अरुणाभ किरणें निकल रही थी उन्होंने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्हें लगा मानो ये टुकड़े इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहे हों। वहाँ खड़े खड़े ही उनके मन में इन टुकड़ों के सही प्रयोग का उपाय आ गया। तत्पश्चात उन्होंने इन टुकड़ों को अपने बैग में भर लिया और एक सुनसान जगह की ओर निकल पड़े। वहाँ पहुंचकर उन टुकड़ों को वे बड़े सलीके से एक पत्थर की शिला पर जमाने का प्रयत्न करते रहे और अंत में सफल भी हुए। सफलता मिलने पर वे मंद मंद मुस्कुरा उठे और घर लौट आए। बस इसी एक छोटी सी घटना ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। अब वे कूड़े में से कांच के टुकड़े, टूटी चूड़ियों के टुकड़े, मुड़ी हुई तारें, जंग खाई स्टील व लोहे की प्लेटें इकट्ठा करने लगी। जल्द ही उनकी इन कलाकृतियों के बारे में लोगों को पता चलने लगा। उनकी कलाकृतियों को देखने लोग आने लगे। सरकार ने भी उनकी क्षमता और कला को पहचाना। सरकार की सहायता से उन्होंने चंडीगढ़ में एक दर्शनीय स्थल बनाया। यह एक ऐसा बाग है जो बेकार और रद्दी वस्तुओं के उपयोग से बनी कलाकृतियों का जीवंत उदाहरण है। एक बार एक विदेशी ने इस बाग की खूबसूरत कलाकृतियों को देखकर कहा था, सच्चा कलाकार वही है जो हर वस्तु में सौंदर्य देखता है। नेकचंद भी उन्हीं में से एक है। तो बच्चों, ये पाठ आपने पढ़ा कि किस तरह से नेकचंद जी पुरानी वस्तुओं को नया रूप प्रदान करते थे और उनके इस प्रयास में सरकार ने भी उनका सहयोग कर उन्हें एक जगह दी जहाँ उन्होंने एक बाग बनाया और उसमें खूबसूरत कलाकृतियाँ उन्होंने लगाई। ठीक है, अभी हम करेंगे इसके अभ्यास कार्य। नेकचंद जी बेकार वस्तुओं को किस प्रकार काम में लाते थे? ये मौखिक प्रश्न का हमारा पहला प्रश्न है। किस प्रकार की वस्तु को बेकार की वस्तु किस प्रकार के काम में लाते थे? सुंदर कलाकृतियाँ बनाने के काम में। उनका शौक क्या था? पौधे लगाना, फूलों की क्यारियाँ बनाना और उनकी देखभाल करना उनका शौक था। किस वस्तु के बारे में लोगों को पता चल गया था? नेकचंद की कलाकृतियों के बारे में लोगों को पता चल गया था। लिखित प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, उचित विकल्प पर सही निशान लगाइए। नेकचंद जी कहाँ काम करते थे? वाणिज्य विभाग में, कृषि विभाग में या रसायन विभाग में? इसका सही उत्तर होगा कृषि विभाग में। नेकचंद जी किसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए? कूड़े को, टूटे बर्तनों को, बर्तनों पर पड़ती अरुणाभ किरणों को देख। तो इसका सही उत्तर होगा बर्तनों पर पड़ती अरुणाभ किरणों को देखकर। सरकार की सहायता से नेकचंद जी ने दर्शनीय स्थल का निर्माण कहाँ पर किया? चंडीगढ़ में, रोहतक में या दिल्ली में? इसका सही उत्तर होगा बच्चों चंडीगढ़ में। एक सच्चा कलाकार हर वस्तु में क्या देखता है? खराबी, कलाकारी या सौंदर्य? तो इसका सही उत्तर होगा सौंदर्य। तो बच्चों, ये पाठ मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप सभी को अपनी पुस्तक से इस पाठ को दोबारा से पढ़ना है अच्छे से, और ये जो प्रश्न मैंने करा दिए हैं इनको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Hello student of 5th class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our 7th chapter revision, and now in this class we will start our chapter 8 revision. Our chapter name, Voyage of Gulliver. And so let's we start its exercise. Exercise A.
चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन क्या करने हैं, चूज करने हैं। फर्स्ट है गुलिवर वाज अ ब्लैंक, ए सेलर, बी फिजिशियन, सी लॉयर एंड डी ड्राइवर। तो क्या आ जाएगा, फिजिशियन। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। सेकेंड, गुलिवर वाज ब्रेव एंड ब्लैंक, ए कवर्ड, बी गुड लुकिंग, सी एडवेंचर्स एंड डी स्मॉल। तो क्या आ जाएगा, एडवेंचर्स। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। थर्ड, गुलिवर लैंडेड इन द आइसलैंड ऑफ ब्लैंक, ए बैंकॉक, बी लिलीपोर्ट, सी श्रीलंका एंड डी मलेशिया। तो क्या आ जाएगा, लिलीपोर्ट। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। फोर्थ, द बॉडी ऑफ गुलिवर वाज टाइड विद स्मॉल ब्लैंक, ए डेक्स, बी लेग्स, सी थ्रेड्स एंड डी पेग्स। तो क्या आ जाएगा, पेग्स। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, fill in the blanks with suitable words given in the help box. First, the Lilliputians were very blank creatures. फर्स्ट ब्लैंक में क्या आ जाएगा, स्मॉल। सेकेंड, गुलिवर drank many of blank of water. Drums, सेकेंड ब्लैंक में क्या आ जाएगा, ड्रम्स। थर्ड, some Lilliputians fell down and blank themselves. थर्ड ब्लैंक में क्या आ जाएगा, chain. फोर्थ, they climbed on him and moved to his blank. फोर्थ ब्लैंक में क्या आ जाएगा, हर्ट। फिफ्थ, गुलिवर वाज tied to the ground with the help of small blank. फिफ्थ ब्लैंक में क्या आ जाएगा हमारा, पैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। हमें टी राइट करना है ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए एंड एफ राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए। देन फर्स्ट, हंग्री गुलिवर एट अप 100 of loaves. True. Second, some dwarfs were feared and some were assumed. True. Third, Gulliver ate up all the 6 dwarfs. False. Fourth, Gulliver requested them to bring some food and water. True. Fifth, Gulliver at last made his hands free. True. And next exercise D, match the parts under column A with those under column B to make मीनिंगफुल सेंटेंस। हमें मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करने के लिए कॉलम ए में कॉलम बी को क्या करना है, मैच करना है। फर्स्ट, नाउ द ड्रॉप्स वर क्वाइट फ्रेंडली विद गुलिवर। सेकेंड, दिस कैरेज वाज पुल्ड by 1500 teeny horses. Third, enemies' ships were getting ready. Fourth, he pretended as if he was going to eat the sixth. Fifth, the dwarfs fastened 600 bats together to make a bed for Gulliver.
And so students, let's we start our exercise F. Answer the following question in 1 or 2 words. हमें 1 और 2 वर्ड्स में इन क्वेश्चन के क्या करने हैं, आंसर देने हैं. Part A. Question number first. Who took great interest in sailing? Gulliver. Second, where did he reach? Answer, Lilliput. Question number third, what was the height of the people Gulliver met in Lilliput? Answer 6 inches in height. Question number 4, how many beds were fastened together to make a bed for Gulliver? Answer 600 small beds. And so students, I hope you will understand this 8 chapter revision, and this revision learn in your book and notebook. Thank you and have a nice day.